नमस्कार साथियों, आज हम रूसो के एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जिसको अगर कई नज़रों से देखें तो शायद आज तक का सबसे कंट्रोवर्शियल विवादास्पद सिद्धांत है, क्योंकि जिस भी शासक ने जैसा चाहा उस सिद्धांत को अपने तरीके से मोड़ लिया, चाहे वो तानाशाही सरकार और तानाशाही शासन करने वाले लोग रहे हों, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधारित शासन करने वाले लोग रहे हों। और वो सिद्धांत है रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत। ये उन सारे विवादास्पद सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है जिसके अंदर रूसो ने कई प्रकार के ऐसे जो कॉन्ट्राडिक्शन, जो अंतर्विरोध जो रूसो के अंदर पैदा होते हैं, उनका भी जवाब देने की कोशिश की है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत के अंदर से ही वे अंतर्विरोध निकल कर आते हैं, वो सवाल भी निकल कर आते हैं जिनका बड़ी तर्कपूर्ण तरीके से जो है वो हमारे सामने रूसो जवाब देता हुआ नजर आता है। साथियों, इसी सवाल के अंदर हम कुछ प्रमुख बिंदुओं की तरफ भी इशारा करेंगे जिनके हम अक्सर जो है जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। रूसो का एक कॉन्सेप्ट है फोर्स टू बी फ्री, यानी कि स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये भी एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी, अंतर्विरोधी जो सिद्धांत है जो हमारे सामने नजर आता है कि किसी को स्वतंत्र रहने के लिए भी बाध्य करना पड़ता है। तो उस तरीके से वो सिद्धांत किस प्रकार से आता है और किस मोड़ पर आता है, उसकी चर्चा हम यहां करेंगे। दूसरी बात है कि रूसो किस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है या उसका समर्थन करता है, किसको सबसे अच्छी व्यवस्था मानता है और किसका वो समर्थन करता हुआ हमारे सामने आता है, तो उसकी भी जिक्र इस सवाल के अंदर हमारे सामने होगी। और तीसरा कि सामान्य इच्छा वास्तविक रूप से क्या है, कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे वो प्रदर्शित होती है, क्या वो सामान्य इच्छा से एक ऐसा भाव निकल कर आता है कि वो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है, सबकी इच्छा है, वैसी इच्छा है, या कोई अलग प्रकार की अन्य प्रकार की इच्छा है, इसका भी जवाब आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब शायद और संभावित रूप से मिल जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इस सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पिछले सिद्धांत के अंदर सामाजिक समझौते के सिद्धांत के हमने रूसो के बारे में पढ़ा, तो रूसो की जो सबसे प्रमुख समस्या थी और जो उसके सामने स्पष्ट रूप से निकल कर आई सामाजिक समझौते में, प्राकृतिक अवस्था के अंदर दूसरे चरण के अंदर मनुष्य प्रवेश करता है तो उसकी स्वतंत्रता विलुप्त हो जाती है। वो स्वतंत्रता जो प्राकृतिक है, जिसके अंदर मनुष्य अपना जीवन बड़े निर्बाध तरीके से जीता है, लेकिन वह मनुष्य भोला भाला है, किसी को कोई चोट पहुंचाने की बात नहीं करता है, वो निर्भीक है, वो किसी से डरता नहीं, उसके पास भाषा नहीं है, उसके पास धन नहीं है। तो लेकिन दूसरी स्टेज में धीरे धीरे जनसंख्या के विकास और अन्य कारणों से, सभ्यता के विकास से वो जो सच्ची स्वतंत्रता और जो समानता है वह उसकी खो जाती है, और उस खोई हुई स्वतंत्रता की तलाश में रूसो आगे बढ़ता है। तो ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत हमारे सामने निकल कर आता है कि इसके माध्यम से हम एक सभ्य समाज, एक नागरिक समाज की स्थापना कर सकते हैं और उस खोई हुई स्वतंत्रता को ला सकते हैं। इसका मतलब दो बातें हमारे सामने है कि रूसो उस सच्ची स्वतंत्रता की पुनर्स्थापना करना चाहता है। दूसरी बात कि रूसो सभ्य समाज, बेशक से सभ्य समाज का कितना ही बड़ा आलोचक रूसो क्यों न रहा हो, लेकिन उस सभ्य समाज को भंग भी नहीं करना चाहता। इन दोनों को मिलाकर किस तरीके से रूसो आगे बढ़ता है, यह बात हम इस सामान्य इच्छा के सिद्धांत के अंदर देखेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में सच्ची स्वतंत्रता कहां है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी सवाल को लेकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, रूसो की जो सामान्य इच्छा का लक्ष्य है वो क्या है, रूसो इसको स्पष्ट करते हुए बताता है
कि जो सबकी संपूर्ण शक्तियों को एकजुट करके प्रत्येक सहचर के जान माल की सुरक्षा कर सके और जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सबके साथ एकता के सूत्र में बंध कर केवल अपनी ही आज्ञा का पालन कर सके, उतना ही स्वतंत्र हो जितना कि वह पहले था। यानी कि जो प्रमुख प्रमुख बिंदु निकल कर आए हैं कि संपूर्ण शक्ति जो प्राकृतिक रूप से उसके पास थी वह उसको एकजुट करे, किसी एक व्यक्ति के सबके पास अलग अलग ना रहो, और प्रत्येक सहचर की सुरक्षा की गारंटी सबको मिले और सामूहिक रूप से मिले, और प्रत्येक व्यक्ति उस एकता के सूत्र में बंधकर ऐसी व्यवस्था हो कि उसको किसी बाहरी कानूनों का पालन ना करना पड़े, स्वयं की ही आज्ञा का पालन करते हुए वह वहां पर रहे और उतना ही स्वतंत्र रहे जितना कि प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य था। रूसों के अनुसार ऐसा मूल लक्ष्य लेकर सामान्य इच्छा की स्थापना करने के लिए रूसो हमारे सामने आते हैं। हम सब लोग जानते हैं, हमने इस बात को देखा भी है कि जब सामाजिक समझौता होता है तो सामाजिक समझौते में दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक व्यक्ति का व्यक्तिगत पक्ष है, एक व्यक्ति का सामूहिक पक्ष है, और इस सामूहिक पक्ष यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक पक्ष, व्यक्तिगत पक्ष अपने सारे अधिकार अपने सामूहिक पक्ष को समर्पित कर देता है, और सामूहिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है? उसका प्रतिनिधित्व सामान्य इच्छा करती है। इसलिए समझौते के दौरान कहा गया है कि हम अपने सारे अधिकारों को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में छोड़ देते हैं, सर्वोच्च निर्देशन में छोड़ देते हैं, और इस समाज का अविभाज्य अंश होने के कारण पुनः इससे मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था यहां पर करता है। तो सवाल अब आगे उठता है कि सामान्य इच्छा क्या है? साथियों, ये इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, और इसमें थोड़ी सी मतलब तकनीकी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा और बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा कि रूसो बताता है कि मनुष्य की दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। दो प्रकार की इच्छाओं को अलग अलग जो हम रूसो मानकर चलता है, यानी कि मनुष्य के बारे में हम वैसे भी मानकर ही चलते हैं, वो उसके बारे में हॉब्स ने भी बताया है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का समुच्चय है। रूसो भी वही कहता है कि इच्छाओं का समुच्चय है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। इसका विवरण जो है रूसो हमारे सामने करता है। एक होती है उसकी तात्कालीन इच्छा, तात्कालिक इच्छा, जिसको एक्चुअल विल कहा जाता है, और दूसरी होती है आदर्श इच्छा जो कि रियल विल है। इनका अंतर समझने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि सामान्य इच्छा सही मायने में क्या है। देखिए, सामान्य इच्छा और को की तरफ बढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसको रूसो दो प्रमुख आधारों पर तोलकर देखता है, दो प्रमुख आधारों पर तोलकर देखता है। यानी कि रूसो की सामान्य इच्छा का निर्धारण उसके वे क्राइटेरिया करेंगे, कोई संख्या करने वाली नहीं है। ये बात मैं पहले से आपको बताकर चलता हूं, आगे इसको विस्तार से आपके सामने मैं रखूंगा। तो वो दो आधार क्या है कि उसका उद्देश्य क्या है और उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है। यानी कि उस इच्छा का जो तात्कालिक इच्छा है और जो आदर्श इच्छा है, उनका प्रतिनिधित्व हमारे शरीर का कौन सा भाग करता है, प्रतिनिधित्व से भी ये मैं स्पष्ट कर देता हूं, और उसका उद्देश्य क्या है। अब इसी आधार पर आगे चलकर जो है हम इसके अंदर भेद करेंगे। तो सबसे पहले रूसो हमारे सामने तात्कालिक इच्छा की बात करता है। साथियों, तात्कालिक इच्छा के बारे में यहां पर जो दो प्रमुख आधार बताए गए हैं उनको मैं आपके सामने, तात्कालिक इच्छा, रूसो कहता है कि तात्कालिक इच्छा का प्रतिनिधित्व हमारे शरीर में हमारा मनोवेग, हमारा पैशन, जिसको मन कहते हैं, वो करता है, और उसका जो उद्देश्य होता है वह आत्म केंद्रित होता है, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट ही होता है। यानी कि दोनों आधार यहां पर स्पष्ट किए गए कि जो तात्कालिक इच्छा है वो उसका प्रतिनिधित्व मनोवेग करता है और उसका उद्देश्य आत्म केंद्रित होता है, और इसी कारण से यह इच्छा क्षणिक आवेश का अनुभव करवा पाती है। ये कुछ
सार तत्व आपके सामने नहीं रखती, ये कोई आपको बहुत बड़ी संतुष्टि का साधन नहीं होता। ये एक परिवर्तनशील, एक निरंतर बदलने वाली अनिश्चित प्रकार की और तुच्छ कोटि की इच्छा जो है, रूसो इसको मानकर चलता है। यह अनिश्चित है, अस्थिर है, अयुक्तिक, यानी कि इसमें विवेक का भी कोई मतलब, क्योंकि हमारी भावना, हमारे मनोवेग, हमारे पैशन जो हर क्षण परिवर्तनशील रहता है, इसमें रहता है और यह भावना प्रधान होती है और स्वार्थ इसका सबसे मूल होता है। इसका मतलब है कि हम एक क्षण के लिए किसी एक चीज से प्रभावित होते हैं, फिर अगर उससे अच्छी चीज हमको दिखाई देती है तो हम दूसरी चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और पहली वाली चीज का आकर्षण खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि हम केवल अपने बारे में ही सोच रहते हैं, आत्म केंद्रित है और परिवर्तनशील है। दूसरे प्रकार की इच्छा जिसको आदर्श इच्छा कहा गया है, हमारे शरीर के अंदर उसका प्रतिनिधित्व रूसो के अनुसार विवेक करता है और उसका उद्देश्य सामान्य हित है, यानी कि सामान्य हित, कॉमन इंटरेस्ट। पहले वाले में यहां पर मनोवेग है, आत्म केंद्रित है और आदर्श इच्छा में विवेक और सामान्य हित है। रूसो कहता है कि यह इच्छा नित्य है, निर्विकार है, स्थायी तृप्ति का स्रोत है, निश्चित है, स्थिर है और आदर्श इच्छा की अभिव्यक्ति है। सही मायने में यह इच्छा सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। सामान्य इच्छा सामान्य अर्थों में सामान्य हित की तरफ अगर ध्यान देगी तभी उसका उद्देश्य भी सामान्य होना चाहिए, तभी वह सामान्य इच्छा हो सकेगी। ऐसी बात हमारे सामने रूसो करता हुआ नजर आता है और इसको सामान्य इच्छा, इसके अंश को वह आदर्श इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। सामान्य इच्छा सही अर्थों में सामान्य है और इसी आधार पर मैं आपको बताऊं कि रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है। आपके जो पहले वाला सवाल था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन रूसो करता है कि नहीं करता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते हुए रूसो हमारे सामने नजर आता है और इसी आधार पर ब्रिटेन की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बहुत मुखर शब्दों में आलोचना जो है वो रूसो ने की है। रूसो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, ब्रिटेन की, वो कहते हैं कि ब्रिटेन का लोकतंत्र सभी लोकतंत्रों का जो अग्रणीय है और वहां सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई है। उसकी आलोचना करते हुए रूसो स्पष्ट रूप से कहता है कि ये ब्रिटेन के लोगों के मन का वहम है कि वह स्वतंत्र है। वास्तविक रूप से ब्रिटेन के लोग 5 साल में एक बार मत डालते स्वयं ही अपने आप को स्वतंत्र पाते हैं। जैसे ही वे अपना मत डालकर अपने प्रतिनिधि को चुन देते हैं अपनी इच्छाओं के स्थान पर, वे उन प्रतिनिधियों के पुनः गुलाम हो जाते हैं। तो ये जो तर्क यहां पर रूसो ने दिया है, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि रूसो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो कि यूनानी नगर राज्यों में, स्पार्टा में और एथेंस में देखने को मिलता था, जिसके उदाहरण हमने पढ़े हैं, उन्हीं के बारे में और उन्हीं का समर्थन करते हुए हमारे सामने नजर आता है। लेकिन साथ साथ में यह बात भी रूसो हमारे सामने रखता है कि आज के आधुनिक युग में यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, लेकिन वो ये मानता है कि प्रतिनिधि सरकार हो, लेकिन जनता के पास अगर उसकी इच्छाओं के अनुसार वह सरकार कार्य नहीं कर रही है तो उसके हटाने का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए। और मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ही इस बात का समर्थन करते हैं, संस्थावादी राजनीतिक विचारक हैं, कि शासन का आधार जनता की इच्छा होती है, चाहे वो शासन का प्रकार कुछ भी क्यों न हो। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति कैसे होती है, इसमें आपको अपने दूसरे सवाल का जो है जवाब मिल जाएगा, जिसमें कई बार यह पूछा जाता है कि सामान्य इच्छा क्या सबके प्रतिनिधित्व करती है, सबकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो उसमें इसके सवाल को
रूसो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सामान्य इच्छा मतदाताओं की संख्या पर निर्भर ना करते हुए सामान्य हित के उद्देश्य के ऊपर निर्भर करती है। और इस बात का उदाहरण देते हुए रूसो हमारे सामने इस तथ्य को रखता है और कहता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुमत भी अपने सामूहिक स्वार्थ, अब यहां ध्यान रखिए कि सामूहिक हित नहीं, सामूहिक स्वार्थ से संचालित हो रही हो, अतः उसके संख्या को, उसके आधार को हम सामान्य इच्छा का आधार नहीं मान सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वह सामाजिक हित बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य इच्छा सही मायनों में समुदाय की प्रभुसत्ता की अभिव्यक्ति है। यहां पर रूसो इस बात को, आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसमें हमने कहा था कि फोर्स टू बी फ्री, स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य किया जाएगा। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा समुदाय की अभिव्यक्ति है जिसकी अनदेखी नहीं किया जा सकती। अगर कोई व्यक्ति इसकी अनदेखी करेगा तो उसको बाध्य किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सामान्य इच्छा द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने उस कर्तव्य का पालन, यानी कि कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको उस कानून का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा, क्योंकि रूसो यहां पर यह स्थापित करते हैं कि यह जो कानून है उसका निर्माण स्वयं उसी व्यक्ति ने किया है, क्योंकि वह सामान्य इच्छा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है। उसमें ब्रिटेन की सरकार के तरीके से उसने अपना कोई प्रतिनिधि यहां पर नहीं चुना है। सामान्य इच्छा सही मायने में लोगों के सामूहिकता का, उनकी सामूहिक स्थिति की प्रतीक है। तो स्वतंत्रता होना और कानून और सामान्य इच्छा का प्रमुख उद्देश्य है लोगों को स्वतंत्र करवाना, और स्वतंत्र करवाने के लिए वह कानूनों का निर्माण करती है जो व्यक्तियों की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए कानून में और स्वतंत्रता में रूसो किसी प्रकार का भेद नहीं करता। तो इसलिए कानून और स्वतंत्रता को इतने नजदीकी से जोड़ा है रूसो ने कि कानून चूंकि उन्हीं व्यक्तियों ने बनाया है, किस चीज के लिए बनाया है? अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए। तो इसका मतलब जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वह गलत रास्ते पे है, वह स्वतंत्र नहीं हो रहा। अतः यह सामान्य इच्छा की ड्यूटी बनती है कि वह उस व्यक्ति से कानून का पालन करवाए और उसे सही मायने में स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करे। तो फोर्स टू बी फ्री का जो कॉन्सेप्ट है वो रूसो का आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसने स्वतंत्रता में, कानून में, सामान्य इच्छा में किसी प्रकार का भेद हमारे सामने नहीं किया है। तो सामान्य इच्छा ही जो कानून बनाती है वह स्वतंत्रता के लिए बनाती है, सबको उसका पालन करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इस सामान्य इच्छा के बारे में, जिसके बारे में हमने इतनी चर्चा की है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये बनती कैसे है और इसका प्रतिनिधित्व सही मायने में कौन करता है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा ग्राफ बनाकर तो आपको पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। साथियों देखिए, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, ये क्या है? ये मैं आपको समझौते के दौरान ही बता चुका हूं कि ये लोगों की व्यक्तिगत स्थिति है और ये लोगों की सामूहिक स्थिति है। ये व्यक्तिगत लोग सामूहिक स्थिति के साथ अपना समझौता करते हैं, यानी कि ये कौन है? ये समझौता करने वाले दो पक्ष हैं एक दूसरे के सामने। तो वे व्यक्तिगत स्थिति के लोग अपनी सामूहिक स्थिति के सामने सारी शक्तियों का जो है वो उसके निर्देशन में छोड़ते हैं और सामान्य इच्छा को यहां पर स्थापित करते हैं कि ये सामान्य इच्छा ही हमारे सब चीजों का प्रतिनिधित्व आगे से करेगी। तो इसमें सामान्य इच्छा का
तक पहुंचने के लिए इसको कैसे पहुंचा जाता है, इसका एक क्रम मैं आपको बता देता हूं। फिर रूसो बताता है कि किस प्रकार से इस इच्छा का निर्माण किया जा सकता है। रूसो फिर आगे कहता है कि मनुष्य की दो इच्छा होती है, यानी कि A12, B12, C12, D12, यानी कि ये लोगों की सामूहिक इच्छा है। ध्यान रखिएगा कि ये सामूहिक इच्छा है, यानी कि दो प्रकार की इच्छाएं जो लोगों की हैं वो सामूहिक इच्छाएं कहलाती हैं। अब अगर इसमें से A1, B1, C1 और D1 निकालेंगे तो ये लोगों की व्यक्तिगत इच्छा है, और इसमें से A2, B2, C2 और D2 निकालेंगे तो ये भी लोगों की व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन इसका अंतर क्या है कि ये वो पहले वाली व्यक्तिगत इच्छा है जिसका प्रतिनिधित्व हमारा मनोवेग करता है, यानी कि हमारा पैशन करता है, और जिसका उद्देश्य स्वार्थ यानी कि आत्महित है। और ये लोगों की वो दूसरी व्यक्तिगत इच्छा है जिसका प्रतिनिधित्व हमारा विवेक करता है, और जिसका लक्ष्य, जिसका उद्देश्य सामान्य हित है। ठीक है, तो अब सही मायने में सामान्य इच्छा क्या होगी? सही मायने में तो सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा रियल जो है, जनरल विल इज ए सम टोटल ऑफ द रियल विल। ये जो हमारी आदर्श इच्छा है इसको कहा गया है कि इसका जो सम टोटल है वो जाकर बनेगा हमारा जो है सामान्य इच्छा। इसका मतलब क्या है कि A, B, C, D की जो 2, यानी कि जो वो इच्छा जिसका प्रतिनिधित्व विवेक और सामान्य हित करता है, अगर इन सब को मिला दिया जाए तो वह सामान्य हित का प्रतिनिधित्व करेगी और वो एक सामान्य इच्छा बन जाएगी। अब सवाल उठता है वो वाला कि सामान्य इच्छा तो इस तरीके से बन गई, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व सही मायने में इसका जो मापदंड है वो कैसे निर्धारित होगा? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रूसो संख्या को, मतदाताओं की संख्या को मापदंड नहीं बनाता है। वो ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इस क्राइटेरिया पर उतरेगा, जितने भी लोग किस क्राइटेरिया पर? सामान्य हित के क्राइटेरिया पर खरे उतरेंगे, वही लोग सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि अगर एक व्यक्ति की वह इच्छा जो सामान्य हित है और वो जो विवेकपूर्ण है, पूरे देश के अंदर अगर एक ही व्यक्ति इसका प्रतिनिधित्व करता है तो वह एक व्यक्ति ही सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति इसका प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह अल्पमत हो सकता है। अगर उससे भी ज्यादा लोग अगर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि ए बी सी, इनका भी 2, इनका 2, इनका 2, तो हम इसको बहुमत मान सकते हैं। और अगर A2 से लेकर Z2 तक सभी लोग सामान्य हित से संचालित होंगे, सभी लोग, कोई नहीं बचेगा, तब हम इसको सर्वहित या सर्वमान्य सरकार मान सकते हैं। देखिए, इसको ध्यान में रखने वाली चीज है कि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसके लिए रूसो मतदाताओं की संख्या नहीं बल्कि उस क्राइटेरिया जिसको कि उसने सामान्य हित कहा है, इसको सबसे सर्वोपरि, जिसको सबसे ऊपर माना है। और इसका प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति भी कर सकता है, इसका प्रतिनिधित्व कुछ व्यक्ति भी कर सकते हैं, इसका प्रतिनिधित्व उस देश का बहुमत भी कर सकता है और उसका प्रतिनिधित्व सब लोग भी कर सकते हैं। इसलिए और
इसके उल्टे भी हो सकता है। और इसीलिए रूसो कहता है कि यह जरूरी नहीं है कि बहुमत हमेशा अपने इस सामान्य हित से संचालित हो। कई बार अपनी सामूहिक स्वार्थ सिद्धि के लिए बहुमत गलत रास्ते को चुनता है, तो यहां पर बहुमत सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और सर्वमत भी नहीं कर सकता है। सर्वमत यानी कि जो भी करेगा उसका क्राइटेरिया यही होगा कि क्या वह सामान्य हित, इस मापदंड पर क्या वह विवेकपूर्ण शासन कर रहा है, इस मापदंड पर तोलकर ही सामान्य इच्छा की बात आगे की जा सकती है। यह शायद आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। अब सामान्य इच्छा के जो कुछ मूल बिंदु हमारे सामने निकल कर आ सकते हैं, उन मूल बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला है एकता। सामान्य इच्छा सही मायने में समाज के अंदर एकता स्थापित करने वाली जो है इच्छा के रूप में प्रदर्शित होती है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि लोग अपनी व्यक्तिगत स्थिति को छोड़कर, सारे लोग अपनी व्यक्तिगत स्थिति को छोड़कर सामूहिक स्थिति के अंदर इस चीज को, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति उससे बाहर नहीं है। तो सब लोग अपनी मर्जी से जब उन चीजों को छोड़ते हैं तो समाज एकता की तरफ बढ़ता है, उससे बाहर कोई भी नहीं है। और ये एकता इस बात को लेकर और ज्यादा अच्छी तरीके से स्थापित हो जाती है कि सब लोगों को यह पता है कि वास्तविक रूप से वे अपना ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने द्वारा बनाए गए नियमों का ही वो पालन कर रहे हैं। कोई इसके अंदर किसी प्रकार का विरोध नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन को सबने सर्वमत से, एक मत से जो है स्थापित किया है। दूसरा, इसके अंदर अगर मुख्य बिंदु स्थापित या खोजने की कोशिश करेंगे तो वो निकल कर आता है स्थायित्व, यानी कि परमानेंसी, स्थायित्व। रूसो इस बात की स्थापना कर देता है कि अगर सामान्य इच्छा का एक बार स्थापना हो जाती है, यानी कि सब लोग अपनी शक्तियों को, प्राकृतिक शक्तियों को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में छोड़ देते हैं, तो फिर उसका अंत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह भ्रष्ट नहीं हो सकती है। वास्तविक रूप से सामान्य इच्छा उन्हीं लोगों की अपनी इच्छा है और उस सामान्य इच्छा द्वारा बनाए गए कानून उन्हीं लोगों के द्वारा, स्वयं के द्वारा बनाए गए कानून है, तो वे किस चीज का विरोध करेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर एक स्थायित्व की भावना हमारे सामने, एक स्थायित्व की व्यवस्था हमारे सामने जो है रूसो करते हुए नजर आते हैं। तीसरा, इसके अंदर जो प्रमुख बिंदु निकल कर आता है कि यह संप्रभु सत्ताधारी है, यानी कि सामान्य इच्छा क्या है वास्तविक रूप से समाज के अंदर, सामान्य इच्छा का रूप क्या है, उसका जगह, उसकी स्थान क्या है। तो रूसो इस बात की स्थापना करता है कि सामान्य इच्छा वास्तविक रूप से उस नए समाज, जिसको नागरिक समाज कहा गया है, उस समाज में प्रभु सत्ताधारी है, वही सब चीजों का निर्धारण करने वाला है। क्योंकि समझौता करते समय सभी लोगों ने अपने अधिकारों को सर्वोच्च, सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देश, सर्वोच्च मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है, उसके निर्देशन में छोड़ दिया था। तो अब सामान्य इच्छा ही निर्धारित करेगी कि समाज में किस प्रकार से नियम, कायदे, कानून चलेंगे और क्या, किस प्रकार से जो है उन जो है नियमों का संचालन किया जाएगा। चौथा प्रमुख बिंदु इसके अंदर हम यहीं से निकालते हैं कि ये सर्वोच्च है और निरंकुश भी है। रूसो की सामान्य इच्छा ना केवल सर्वोच्च है, क्योंकि समझौते में बता दिया था कि सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में यह निरंकुश भी है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है।
जैसा कि हम जॉन लॉक के अंदर पाते हैं कि जॉन लॉक ने अपनी प्रभुसत्ता के ऊपर कुछ प्राकृतिक अधिकारों के, यानी कि हम जिनको 3 प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपदा, यानी कि 3 प्राकृतिक अधिकारों का जो प्रतिबंध जॉन लॉक ने अपने संप्रभु के ऊपर लगाया था, राज्य के ऊपर लगाया था, और उसको एक लिमिटेड गवर्नमेंट, एक सीमित सरकार के रूप में स्थापित किया था, वो बात हमें हॉब्स में और रूसो में नहीं मिलती है। हॉब्स की प्रभुसत्ता की भी वही विशेषताएं हैं जो कि रूसो की प्रभुसत्ता की विशेषताएं हैं। दोनों की प्रभुसत्ता के अंदर किसी प्रकार का कोई अंतर हमें नजर नहीं आता है। और इसलिए एक बात और मैं आपको यहीं पे बताकर चलता हूं, जिससे कि आपका और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि हॉब्स की प्रभुसत्ता और लॉक की प्रभुसत्ता एक जैसी शक्तियों का जो है पोषण करते हैं, एक जैसी शक्तियां उनके पास प्राप्त हैं। और कई बार तुलनात्मक दृष्टि से यह कहा भी जाता है कि हॉब्स का लेवियाथन रूसो की सर्वकटी जो है सामान्य इच्छा है, प्रभुसत्ता, यानी कि दोनों की जो उसका जो हॉब्स का लेवियाथन है और जो रूसो की जो सामान्य इच्छा है, उनमें दोनों में बस इतना अंतर है कि हॉब्स की सामान्य इच्छा को, हॉब्स की प्रभुसत्ता को हम पहचान सकते हैं और रूसो की प्रभुसत्ताधारी को हम पहचान नहीं सकते, उसका कोई मुखड़ा नहीं है। इसलिए जो रूसो की सामान्य इच्छा है वह हॉब्स का सरकटा लेवियाथन है। ऐसा भी कई बार सवाल हमारे सामने आता है। तो हम इन सारी विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम जब इन दोनों की संप्रभुसत्ताओं की तुलना करने लगेंगे तो कहीं हमें मिलेगा कि ये सारी विशेषताएं जो है हमारे पास हॉब्स में भी है और रूसो में भी है। और अंतिम इसका पॉइंट, जो मूल बिंदु मैं आपसे सामने शेयर करता हूं, वो है कि यह लोक कल्याणकारी है। लोक कल्याणकारी यानी कि सामान्य हित, यही वो एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर, जिसको आधार बनाकर रूसो हमारे सामने आगे बढ़ता है और स्थापित करता है कि सामान्य हित, जो कि लोक कल्याण का भी क्राइटेरिया है, कि जो सरकार सामान्य हित में काम करती हुई नजर नहीं आती तो हम उसको लोक कल्याणकारी सरकार कहते भी नहीं है, वह एक निरंकुश प्रकार की सरकार है। लेकिन ये रूसो के अंदर हमें एक विचित्र सा मिश्रण मिलता है कि जो सरकार, जो संप्रभु सत्ताधारी सर्वोच्च भी है, निरंकुश भी है, वही उसके लोक कल्याण के बारे में बात कर रहा होता। और ये अंतर साथियों वहीं से निकल कर आता है जहां पर रूसो संख्या को नहीं, मतदाताओं की संख्या को नहीं, शासकों की संख्या को नहीं, उसके क्राइटेरिया को, उसको आधार बनाता है कि सामान्य हित ही सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। वहीं से ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो है एक सवाल हमारे सामने निकल कर आता है। तो रूसो के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन रूसो ने उन अपने सारे अंतर विरोधों का जवाब बड़े तर्कपूर्ण तरीके से दिया है। तो रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत सही मायने में एक ऐसा विवादास्पद सिद्धांत भी है जिसका हम अगर इतिहास में देखें तो हिटलर भी इसका प्रयोग करता हुआ नजर आएगा। अमेरिका के संविधान के अंदर हम, भारत के संविधान के अंदर हम जो शब्द लिया है वो भी हमने कहीं ना कहीं रूसो से लिया है, क्योंकि वो हम की अभिव्यक्ति सबसे पहले करने वाला व्यक्ति कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो अभिव्यक्ति सही मायने में रूसो की सामान्य इच्छा से निकलकर आती है, जो उसमें सारी जनता को इसके अंदर समेटा हुआ है। आप सब ने ये वीडियो देखा, आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।